हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस ऑनलाइन टेस्ट जो 28 सितंबर 2020 को हुआ है। ठीक है, तो इस बार जो है इन्होंने अपना पूरा जो भी इनका पैटर्न था वो चेंज कर दिया है। कुछ इसमें नए सेक्शन ऐड किए हैं और कुछ जो है पीछे के ही हैं। तो इसी के बारे में हम पूरा बात करेंगे और कुछ देखेंगे जो आज के जो टेस्ट में आए थे कुछ क्वेश्चन, उनको भी देखेंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि हर एक सेक्शन में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। तो वीडियो को पूरा देखना, इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो है आपका जो पता होगा कि अगर आपने इसमें अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा कि इन्होंने क्या किया है कि जो भी आपके पैटर्न है इसमें 5 सेक्शन ऐड किए हैं, जिसमें से आपका ये 5 सेक्शन है। आप इन 5 सेक्शन को देखे होंगे, आपने अगर अप्लाई किया तो आपको मेल भी आया होगा। और इस टोटल टाइम आपका दिया है 100 मिनट्स है। और आप आज जो हमारा एग्ज़ाम था वो 11 बजे था। लेकिन एक चीज़ और है कि आपको टेस्ट जो भी है उसमें जो इन्फीटीक्यू की साइट है वहाँ पर आपको लॉगिन करना है। विदिन 15 मिनट आपको लॉगिन कर लेना है अगर आपको टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आप उसके बाद करते हो तो आपको अलाउ नहीं करेगा टेस्ट देने के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप कितना मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लेट हो सकते हो, उसके बाद आपको अलाउ नहीं होगा। और इसमें जो है आपके जितने भी सेक्शन हैं, हर एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद से आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा। अब यहाँ पर जो सेक्शन 1 है, ठीक है, अब सेक्शन 1 जैसे यहाँ पर सेक्शन दिया है सेम सेक्शन आपको वहाँ पर मिलेंगे। और वहाँ पर क्या होगा कि आपका जब सेक्शन 1 ख़त्म होगा उसके बाद ही आप सेक्शन 2 कर सकते हो और उसके बाद ही आप सेक्शन 3 कर सकते हो। और आप क्वेश्चंस को सफल नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपने पिछला क्वेश्चन कर लिया है तो आप जो है तब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। तो अब आप चाहते हो कि हम फिर पिछला क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर सकें, रिव्यू कर सकें, तो आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, आपने जो पीछे क्वेश्चन सबमिट कर दिया है वो आपका फिर से रीसबमिट नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना। अब इसके बाद से आपका आता है कि रीजनिंग एबिलिटी वाला जो टेस्ट है उसमें आपका 15 क्वेश्चंस हैं और 25 मिनट्स दे रखा है। तो इसमें आज का जो हमारा टेस्ट था इसमें कुछ आए थे इस तरह के क्वेश्चंस। तो इसमें आपका एक तो था डिडक्टिव रीजनिंग। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो सैम्पल पेपर आपका मिला था। तो सैम्पल पेपर में कुछ इस तरह से थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेटा सफिशिएंसी वाला। ठीक है, यहाँ पर जो हमने दिया है डेटा सफिशिएंसी का, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का डेटा सफिशिएंसी में इस तरह से डायरेक्शन दिया रहेगा कि आपको जो है इस तरह से मार्क 1 या फिर आज के जो हमारा टेस्ट था उसमें दिया था मार्क ए, और फिर सेकंड था मार्क बी, मार्क सी और मार्क डी, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से दिए थे, आप इनको देख लेना कि इसमें कुछ इस तरह की अगर मार्क 1 है कि अगर इफ़ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट, तब आपको मार्क 1 करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ जो टेस्ट था उसमें जो है ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए थे। और आपको जो स्टेटमेंट दिया था वो एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन में ये था कि हाउ बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, और उसके लिए आपको ये हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर आपको इन दोनों स्टेटमेंट में से किसकी हेल्प से मिल सकता है। स्टेटमेंट 1 था ए इज़ द सन ऑफ बी एंड स्टेटमेंट सेकंड था कि बी इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ एज ग्रैंडफादर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप जब फर्स्ट स्टेटमेंट से देखोगे तो आपको यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा कि बी जो है रिलेटेड है किस तरह से है, बी जो है ए की मदर है। और अगर आप स्टेटमेंट सेकंड को देखते हो बी इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ एज ग्रैंडफादर, तब भी यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा कि बी जो है ए की मदर है। तो यहाँ पर जो आपको दोनों स्टेटमेंट से अलग अलग अगर आपको कोई भी एक स्टेटमेंट मिल जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हो। तो उसके बेस पर वहाँ पर जो भी था उसको आपको टिक करना था। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें सेम क्वेश्चन था, सेम टाइप का, वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। और इसमें स्टेटमेंट दिया है कि वाई स्क्वायर -25 इक्वल्स 0 है
और फिर स्टेटमेंट 2 है कि y इज लेस देन 6 है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिलेगी -5 और 5 मिलेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक y की वैल्यू मिल जा रही है और सेकंड स्टेटमेंट में आपको दिया है कि y इज लेस देन 6 है। यहाँ पर जो है आपको y की पूरी एक रेंज मिल जाएगी। तो दोनों में हमें अलग अलग y की वैल्यू मिल रही है। तो हमें यहाँ पर जो है y की जो वैल्यू है वो हम इंडिपेंडेंटली यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट से दे सकते हैं। दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी उस टाइम पर, ठीक है। तो ये वाला भी आपका सवाल हो जाएगा, उसके हिसाब से आप वहाँ पर ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। फिर आपका है कि थर्ड वाला है कि इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 इज 2 टाइम्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 देन कैलकुलेट रेडियस ऑफ सर्कल 2। तो यहाँ पर दिया है कि सर्कमफ्रेंस सर्कल 1 की 2 टाइम्स है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2। आपको क्या करना है, R1 और R2 मान लेंगे सर्कल 1 की रेडियस है और R2 जो सर्कल 2 की है, और उस बेस पर आप उनमें R1 और R2 में आपको यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद से आपका जो है स्टेटमेंट 1 है, इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल 1 इज, अगर आपको सर्कल की किसी भी सर्कल के अगर एरिया आपको पता है तो आप वहाँ से रेडियस उसकी निकाल सकते हैं, और जब आपको रेडियस पता हो जाएगी तो आप दूसरे सर्कल की भी रेडियस आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ से रेडियस मिल जाएगी। तो आपका स्टेटमेंट 1 इंडिपेंडेंट काम कर रहा है यहाँ पर। और जब स्टेटमेंट 2 की बात आएगी तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस दिया है सर्कल 2 की, और उसकी भी कुछ वैल्यू है। यहाँ पर मुझे वैल्यू याद नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम दिया था, मुझे वो एक्चुअल में वैल्यूज याद नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उनको स्टार कर दिया है। बट कोई भी आपकी वैल्यू हो, अगर आपको सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दी है तो आप वहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप आर की वैल्यू फाइंड कर लोगे उसके बाद से आपको R1 R2 में रिलेशन पता है, आप वहाँ से किसी भी आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी जो स्टेटमेंट 1 और 2 है इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो उसके बेस पर जो भी हमारे 4 जो वहाँ पर ABCD मार्क करके दिए थे उनमें से हम उनको वहाँ पर टिक कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला वाला हमारा क्या था कि एक बार देख लेते हैं कि हमारा अभी तक तो था डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस, उसके बाद से हमारे इसमें थे क्वेश्चंस कुछ डिडक्टिव रीजनिंग के। तो एक्चुअल में वो सवाल मेरे को याद नहीं है, क्वेश्चंस मेरे को याद नहीं है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सैम्पल पेपर में किस तरह के हैं। तो आपका कुछ क्वेश्चंस इस तरह से था। ओके, सो हियर इज द डिडक्टिव रीजनिंग क्वेश्चंस एंड डिडक्टिव रीजनिंग में आपको क्या होगा कि ऐसे जो है 4 या 5 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, ठीक है, और उसके बाद से आपको जो है ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये आपका दे रखा है, यहाँ पर आपके 5 जो है यहाँ पर स्टेटमेंट है और आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है। और इसमें क्या करना है कि आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि इनको लॉजिकली जो है फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। ADE जो अगर हम मान लीजिए अगर फुलफ़िल कर रहा है तो हमें यहाँ पर तीनों को लेना पड़ेगा, 3 स्टेटमेंट को, और देखना पड़ेगा कि लॉजिकली ये जो है कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फुलफ़िल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और आई थिंक इसी टाइप का एक क्वेश्चन वहाँ पर था, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप का वहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा था। तो इस टाइप के होते हैं आपके डिडक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चंस, और मोस्टली क्वेश्चंस डिडक्टिव रीजनिंग और इसके थे आपके डेटा सफिशिएंसी और डिडक्टिव रीजनिंग के मोस्टली क्वेश्चंस थे। और लास्ट में शायद 2 या 3 क्वेश्चंस आपके थे जो कि ग्राफ से रिलेटेड थे। तो ये इतने क्वेश्चंस थे आपके रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट के। फिर नेक्स्ट है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, इसमें आप हमारे 10 क्वेश्चन थे और 35 मिनट्स दिया था, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं यहाँ पर, इसमें हमारा क्या सीन था कि एक क्वेश्चन हमारा दे रखा था ये वाला इस टाइप में, ठीक है। ये जो है अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और इसी के बेस पर शायद 4 क्वेश्चंस हमारे पूछे थे। तो एक्चुअल में अगर आपने एक को सॉल्व कर लिया तो आपके 4 आसानी से बन जाएंगे।
तो ये जो है एडवांटेज यहाँ पर है कि अगर आपने एक को सॉल्व कर लिया तो आपको 4 आराम से बन जाएगा। और यहाँ इसमें जो है टाइम भी आपको सफिशिएंट है, 35 मिनट्स हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 6 बॉयज ए से लेकर के एफ तक आर सीटेड इन ए रो। फर्स्ट इज सीटेड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। ए मैगजीन इज सर्कुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, यानी कि फर्स्ट से लास्ट तक सर्कुलेट किया गया है। और वहाँ पर जो कंडीशन है कि एक एक करके गई है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन ये थी कि वो भी एक एक करके सर्कुलेट की गई है। और भी कंडीशंस दे रखी हैं कि बी कैन नॉट टेक द पेज फ्रॉम सी इज़ एट फर्स्ट पोजीशन इन द रो एंड डी कैन नॉट टेक। तो अभी मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो आप जब पूरा पढ़ोगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सी इज़ एट द फर्स्ट पोजीशन इन द रो, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन का मतलब यानी कि लेफ्ट जो साइड में एक्सट्रीम पर है। एंड इधर आपको मिलेगा कि एक कैन नॉट हैंड ओवर द मैगजीन टू एनीवन, यानी कि वो नेक्स्ट वाले को नहीं दे सकता है, यानी कि वो अदर एक्सट्रीम पर है। आपको मिल गए कि यहाँ पर टोटल बॉयज़ हैं 6, ठीक है, 6 बॉयज़ हैं आपके। और यहाँ पर जो आपको एक्सट्रीम पर मिल गए कि एक तरफ लेफ्ट में सी है और एक तरफ एक्सट्रीम पर राइट साइड में ए है। अब बीच में आपको 4 बॉयज़ को आपको अरेंज करना है, जिसमें से आपको इसमें बताया कि एफ इज लास्ट में है इफ़ एफ इज एट 4th पोजीशन, ठीक है। तो आपको जो है 3 पोजीशन मिल गई, आपको 3 कैलकुलेट करनी है। ओके, सो इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि एक लेफ्ट साइड में सी है और राइट साइड में ए है और 4th पोजीशन पर एफ है, यानी कि बीच में आपके 2 यहाँ पर पोजीशंस है और इधर एक खाली रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है कि बी कैन नॉट टेक द पेज फ्रॉम सी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बी नहीं हो सकता है आपका, सी से नहीं ले रहा है, यानी कि यहाँ पर बी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका बी नहीं होगा 2nd पोजीशन पर। फिर आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सी इज एट द फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया है डी कैन नॉट टेक फ्रॉम सी, यानी कि बी भी नहीं ले सकता और सी भी नहीं ले सकता है, बी और सी नहीं ले सकते, यानी कि बी और सी इस पोजीशन पर हमारे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो बी और सी यहाँ पर नहीं हो सकते, तो बी के लिए पोजीशन एक ए है और एक पोजीशन ए है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि देखते हैं कौन सा पोजीशन उनके लिए है। फिर ए कैन नॉट हैंड ओवर, ए हो गया हमारा डी डज नॉट पास टू ए, ठीक है, यानी कि डी जो है ए को पास नहीं कर रहा है। जब ए को पास नहीं कर रहा है यानी कि डी यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। डी यहाँ पर नहीं हो सकता तो कहाँ पर होगा, डी जो है यहाँ पर होगा। ये चीज़ हमें कंफर्म हो गया कि डी जो है यहाँ पर होगा। जब डी यहाँ पर होगा तो बी यहाँ पर हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पर हो गया। अब क्या बचा इसमें से, देखिए ए हो गया हमारा, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई नहीं हुआ है तो ई कहाँ पर हो जाएगा, ई जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि डी डज नॉट पास टू ए, एफ कैन नॉट पास टू डी, एफ जो है डी को पास नहीं कर रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। एफ जो है डी को पास नहीं कर रहा है, ऑलरेडी फुलफिल हो रही है कंडीशन। तो अब जो है ये आपका अरेंजमेंट हो रहा है। एक्चुअल में जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कुछ इस तरह से पूछा था कि एफ के जो है कुछ इस तरह से था कि 3rd पोजीशन पर कौन सा जो है होगा, बॉय होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो 3-4 क्वेश्चन थे उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज बस इतना किया था कि आपका यहाँ पर जैसे पूछ लिया 3rd पोजीशन पर कौन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह था कि अगर जो है 4th पोजीशन पर बी को रख दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर बी को रख दिया जाए तब जो है 3rd या 2nd पर कौन सा बॉय होगा, इस तरह का कुछ चेंज कर करके पूछा था। तो ये भी आपका आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। फिर अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ सॉन्ग को जो है डिकोड किया है 110 में, देन वैल्यू ऑफ मूवी MOVI। तो आप यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो जितने भी इनके नंबर्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जो नंबर होता है S का होता है 19, O का होता है 15, N का 14 और G का 7।
तो इन सब को आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 55, और जब इसका डबल कर दोगे तो हो जाएगा 110। इसी तरह से MOVIE का इसका जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप नंबर्स को लिखोगे और उनको ऐड करके 2 टाइम्स कर दोगे, वो आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद से ये जो आपका है ये वाला थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें देखिए आप अगर आप फर्स्ट, इसमें जो है फर्स्ट रिलेटेड है थर्ड से, 8 फिर 12 फिर 18, फिर यानी कि यहाँ पर आएगा वो इससे रिलेटेड रहेगा 18 से, और फिर इसमें क्या है 24 रिलेटेड है 36 से, और 36 रिलेटेड है 54 से, और कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं कि 8 प्लस हाफ ऑफ दैट नंबर, ठीक है, जिस भी पोजीशन पर है उस नंबर, वो नंबर प्लस में हाफ ऑफ दैट नंबर इज एडेड टू दैट नंबर। जैसे यहाँ पर है 8 है, तो 8 में क्या किया है कि 8 में ऐड किया है उसका हाफ, यानी कि कितना हो गया 12 हो गया, और 12 में ऐड किया है इसका हाफ, तो ये हो जाएगा 18, और 18 में इसका हाफ ऐड करेगा 27 हो जाएगा, तो ये 27 इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि ये जो आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से है, और ये भी काफ़ी इजी सवाल है कि हाउ मेनी वेज 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल सच दैट नो 2 बॉयज़ सिट टुगेदर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे। तो आपको पता होगा कि जब हम सर्कुलर टेबल पर डिफरेंट थिंग्स को जब अरेंज करते हैं तो उसके लिए जो हमारा होता है कि कितने तरह से वो अरेंज किए जा सकते हैं, वो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उसके लिए हमारा फार्मूला होता है कि n-1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो जो है सब डिफरेंट होंगे, ये इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसके बाद से जो है आपका क्या बोला है कि जो भी आपके बॉयज़ हैं, मान लीजिए मैंने बॉयज़ को है ब्लैक से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, तो जो भी बॉयज़ हैं वो क्या हो रहे हैं कि एक साथ को कम से कम जो भी बॉयज़ हैं वो 2 बॉयज़ एक साथ नहीं आ सकते हैं, यानी कि क्या होगा कि जो भी बॉयज़ हैं उनको उनके बीच में एक गर्ल्स का होना ज़रूरी है। तो हमने क्या किया कि जो भी हमारी गर्ल्स है 5 गर्ल्स हैं उनको हमने सर्कुलर टेबल पर अरेंज कर दिया। तो 5 गर्ल्स को सर्कुलर टेबल पर अरेंज करने के हमारे कितने हो जाएंगे, कितने तरीके हो जाएंगे, 5-1 फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। और उसके बाद से आपको कितने प्लेस मिलेंगे, उनके बीच में आपको मिलेंगे, जो मैंने ब्लैक से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, आपको 5 प्लेसेस मिलेंगे वहाँ पर बॉयज़ को अरेंज करने के। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब आप जो है आपने एक बार उनको अरेंज कर दिया, गर्ल्स को अरेंज कर दिया, तो अब आप जो है जो बॉयज़ को अरेंज करोगे तो आप यहाँ पर आप फिर -1 नहीं करोगे। ठीक है, यानी आपका इस बार क्या होगा फैक्टोरियल 5 इतने तरीके से आप जो है उनको अरेंज कर सकते हो बॉयज़ को। तो जब दोनों की बात की जाए तो फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो सर्कुलर टेबल के अराउंड। तो ये तो था परम्यूटेशन, और एक और क्वेश्चन था इससे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, वो मेरे को याद नहीं है। तो टोटल आपके इसमें 10 क्वेश्चंस थे और ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। इसके बाद से आपका आता है वर्बल एबिलिटी टेस्ट, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये काफ़ी जो है टाइम के हिसाब से थोड़ा सा टफ है, क्योंकि 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस भी करने हैं। और इसमें जो आपके हैं क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश करेक्टिव यूजेस, इंग्लिश एरर डिटेक्शन, इंग्लिश एरर आइडेंटिफिकेशन और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। मैं बात करता हूँ रीडिंग कम्प्रीहेंशन की। तो अगर आपने सैम्पल पेपर में देखा हो तो जितना बड़ा उनका पैराग्राफ है, एक पैरा है लगभग पूरा, उन्होंने कम्प्रीहेंशन जो दिया था रीडिंग कम्प्रीहेंशन में जितना बड़ा, आई थिंक उतना बड़ा था पूरा। तो और उसमें टोटल क्वेश्चंस थे 5। तो इसके लिए भी काफ़ी टाइम लग सकता है, आपको रीड करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस को रीड करके उसका आंसर्स निकालना। एक बार हम सैम्पल पेपर को देख लेते हैं। तो एक क्रिटिकल रीजनिंग, इससे भी क्वेश्चंस थे, यानी कि जो भी आपके सैम्पल पेपर में दे रखे हैं उनमें से हर एक सेक्शन से था। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश करेक्टिव यूजेज है, इससे भी था क्वेश्चन। और फिर आपका जो है इंग्लिश एरर करेक्शन में से भी था। यहाँ पर क्या है कि आपको जो एक जो है छोटा सा शॉर्ट पैरा दिया रहेगा और उसमें से आपको एक अंडरलाइन कोई एक सेंटेंस किया रहेगा, तो उसको जो है उसमें एरर आपको फाइंड आउट करना होगा।
एरर कौन सा क्या एरर है उसके बेस पर आपको यहाँ से चूज करना होगा कि कौन सा जो है स्टेटमेंट, चार जो भी आपके ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा सही है। इसके बाद से आपका था यहाँ पर इंग्लिश एरर आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें आपका था कि चार आपके स्टेटमेंट ही दिए रहेंगे, सॉरी स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, चार ऑप्शन ही दिए हैं। और चारों ऑप्शन में क्या था कि चारों ऑप्शन में आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा और उसको जो है आपको मार्क करना था। तो ये बेसिकली आपके प्रीपोजिशन वगैरह, ग्रामर और प्रीपोजिशन पर बेस्ड हैं। और फिर आपका आता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा है, तो लगभग इतना बड़ा था और उसके बेस पर 5 क्वेश्चंस थे और इसमें भी 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो उसके कोई भी क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं रखा है उसका। फिर आपका आता है कि सेक्शन 4 है, इसमें 5 क्वेश्चन थे 10 मिनट में सूडो कोड से। तो यहाँ पर जो उन्होंने एक क्वेश्चन रखा था ऊप्स से, और एक जो कुछ इस तरह का प्रोग्राम था। आई थिंक प्रोग्राम में कुछ गलती थी, क्योंकि उन्होंने क्या दिया था कि एक जो है इनपुट है वो 25 से उन्होंने इनिशियलाइज किया है। वहाँ पर उन्होंने दिया था कि एक नंबर जो है वहाँ पर इनपुट करना है और उसको जो है इनपुट नाम का वेरिएबल उसमें उन्होंने स्टोर किया है। उसके बाद से आपका जो है ये रहा आपका, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि उसमें इनपुट में स्टोर किया। फिर आपका एक वाइल लूप लगाया था और इनपुट की वैल्यू जब तक ग्रेटर है 0 से तब तक ये पूरा वाइल लूप चलेगा। इसके बाद से आपका यहाँ पर दिया था डायरेक्ट स्टार की वैल्यू जो है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन दिया था स्टार की वैल्यू 30 से लेस एंड स्टार की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 हो। यानी कि यहाँ पर जो स्टार नाम का जो वेरिएबल उन्होंने वहाँ पर ना उसको इनिशियलाइज किया था, ना कुछ नहीं दिया था, उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया था। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उस क्वेश्चन में एरर थी, तो इस बेस पर हम वहाँ पर उसका कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एक सूडो कोड का कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, और एक सूडो कोड का क्वेश्चन था कि आई थिंक मुझे उसका करेक्ट अभी पूरा मुझे क्वेश्चन भी नहीं याद है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन था, और उसका मुझे आंसर भी नहीं पता है कि एक्चुअली में मेरा आंसर सही है या गलत है। तो वहाँ पर क्या था कि एक वहाँ पर उन्होंने दिया था कि एक रोबोट है और वो इनफाइनाइट लाइन पर रखा है, ठीक है, एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो उन्होंने बोला था कि ये दे मस्ट हैव टू मीट टू ईच अदर, और उसके बाद से उन्होंने बोला था कि इन दोनों पर जो सूडो कोड रन होगा सेम सूडो कोड रन होगा, और इनको जो मूव कर सकते हैं लेफ़्ट या राइट मूव कर सकते हैं। तो उस बेस पर इन्होंने 2 क्वेश्चन उसमें रखे थे। तो टोटल आपके 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक ऊप्स का हो गया, एक ये वाला आप यहाँ पर देख रहे हो सूडो कोड, और 2 जो है वो रोबोट वाले से थे। तो उसमें कुछ इस तरह के ऑप्शन थे कि दे कैन नॉट मीट टू ईच अदर एंड डेटा इज इनसफिशिएंट, दे विल मीट एट ए सर्टेन डिस्टेंस, समथिंग 4 ऑप्शंस थे। और उसके बाद से था कि एक और क्वेश्चन था जिसमें आपको सूडो कोड दिया था। सूडो कोड कुछ इस तरह से था कि 20 स्टेप जो है लेफ़्ट चल रहा है, और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन था कि 10 स्टेप जो है राइट चल रहा है, फिर जो वेट कर रहा है, फिर गो टू लगाया था फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। तो कुछ इस तरह का था। तो टोटल इस तरह से जो आपके सूडो कोड के भी क्वेश्चंस थे। और उसके बाद आपका था 5th सेक्शन में पजल सॉल्विंग क्वेश्चन। तो एक्चुअली मुझे ये जो उन्होंने क्वेश्चन दे रखे थे मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो पजल सॉल्विंग में किस तरह उन्होंने डाला है। लेकिन एक क्वेश्चन था आपका पजल सॉल्विंग में कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इफ़ द शॉपकीपर सेल्स दिस ऑब्जेक्ट टू हिज प्रीमियम कस्टमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, देन ही अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ 65, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उन्होंने पजल सॉल्विंग में रखा था, और एक क्वेश्चन था आपका सुडोकू सॉल्व करना था। और ऐसे ही और 2 क्वेश्चन याद नहीं आ रहा किस टाइप के थे। तो टोटल इस तरह के क्वेश्चन थे। और ये जो क्वेश्चन है मैंने कहीं पर नोट नहीं किए थे एक्चुअली। मैंने इनको जब मैंने पूरा जो अपना टेस्ट कंप्लीट किया इसके बाद से मुझे जो भी याद रहा है, अब एक्चुअल में पूरा स्टेटमेंट इस तरह से नहीं था। ठीक है, जो उन्होंने वहाँ पर लैंग्वेज यूज वो करते हैं
तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है कि आप जो है डायरेक्ट ये चीज़ें वहाँ पर कंक्लूजन तक पहुँच सको। तो इस वाले को एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ओके। सो डायरेक्ट हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ वहाँ पर जो क्या था कि जो भी इसका सेलिंग प्राइस था, तो हमने क्या माना यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान लिया कि एक्स रुपीज़ है, और सेलिंग प्राइस जो है वो कितना था 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो हमने क्या किया है कि कॉस्ट प्राइस का 40% कैलकुलेट किया और टोटल आ जाएगा 7x/5। अब क्या बोला है कि जो उसका प्रीमियम कस्टमर था उसको जो है सेलिंग प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि इस पर जो है 10% का डिस्काउंट दिया, तो माइनस कर दिया हमने इसका 7x/5 का 10% माइनस कर दिया हमने। ठीक है, तो यह आपका आ जाएगा 63x/50। अब क्या बोल रहा है कि जो उसने उस पर इतने रेट पर बेचा है उस पर भी उसको 65 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। हमने क्या किया, जो कॉस्ट प्राइस है उसको माइनस कर देंगे इसमें से, और यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 250 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। तो सो आई एम डन नाउ। ओके, सो कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्रिप्ट अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे क्या? तो क्रिप्ट अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं था उसमें। ठीक है, एक जो पजल इसमें पजल में सॉल्व करना था, उसमें आपका एक सिर्फ था सुडोकू सॉल्व करना था। ठीक है, सो गाइज आई एम डन नाउ हियर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।